तो यहाँ पे ये बायो-सावर्ट लॉ से आया था फॉर्मूला। यहाँ पे दो अपन ने वेक्टर्स की बात करी थी, करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल और पोजीशन वेक्टर आर। वहां पिछली क्लास में मैंने इसका डायरेक्शन नहीं बताया था कि जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। आज बता देता हूँ। देखो यहाँ पे डीएल और आर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, और यहाँ पे इसका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोग ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि जो क्रॉस मतलब दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो डायरेक्शन होता है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सपोज ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड बी वेक्टर है विच इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, या फिर एक, अब देखो यहाँ का इसका अगर प्लेन बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, और इसका प्लेन बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो वो तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर से, वो इस करंट कैरिंग एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो इसका डायरेक्शन बेसिकली अपन ये देखते हैं, ए यहाँ पे जब अपन ने पढ़ा था वेक्टर में, वेक्टर्स में, कि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली थी। सपोज ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अपन क्या किए थे, ए वेक्टर से उसका जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से ही अपन निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मतलब ए वेक्टर से जाना अपन तो बी वेक्टर तक। अब देखो ये ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आओगे तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। इसी तरह इसमें देखो ये डीएल वेक्टर है, ठीक, और पोजीशन वेक्टर कहाँ है, ये है। तो अपन डीएल वेक्टर से किधर जाएंगे, आर वेक्टर की तरफ। तो डीएल वेक्टर ये है और आर वेक्टर इधर जा रहा है, तो हम किस साइड पॉइंट कर रहा है, इन साइड पॉइंट कर रहा है, ये देखो इस इन साइड कर रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ट होगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड बायो-सावर्ट लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। वो ये है कि एन एलिमेंट एंड करंट कैरिंग एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू del x I cap placed at the origin and carries current I is equal to 10 ampere. What is the magnetic field on y axis at the distance of 0.5 meter? ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं अपन। मैं कुछ ज्यादा स्पीड तो नहीं बोल रहा हूँ ना, नहीं सर, ठीक सर, ठीक है सर, ठीक है, स्पीड ठीक है। एक हाँ, इसको क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि ये कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है DL, जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये O है पॉइंट, और इसके ऊपर एक पॉइंट है y P सपोज कर लो, जो कि y एक्सिस पे है, और इसकी डिस्टेंस क्या है 0.5 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें अपन लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r स्क्वायर की क्यूब, r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो जो करंट एलिमेंट है, ठीक, और जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसको सपोज r वेक्टर कर लो, और ये करंट कैरिंग एलिमेंट है dl वेक्टर। ठीक, तो करंट कैरिंग एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे sin 90 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू sin 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर 0.5 मीटर दिया है और करंट एलिमेंट 1 मीटर है। ठीक, तो अब इसमें वैल्यूज रख दो इस फॉर्मूले में। तो आपको पता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर माइनस 7 होती है। यहाँ पे रख दो 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू आई कितना है 10 है, डीएल कितना है, डीएल इज डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 है, 1 मीटर है, साइन थीटा का आपने निकाल लिया 1 है, और इसका आर कितना है, पोजीशन वेक्टर 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा
बताओ चैट बॉक्स में। 0.5 के स्क्वायर करेंगे ना, सॉरी 0.5 के स्क्वायर भी करेंगे ना अपन। हाँ सॉरी 0.5 का स्क्वायर, सॉरी निकाल लेना इसका आंसर तो वो आ जाएगा। ठीक, अब अपन आपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना है? इसमें शायद मेरे को लगता है वैल्यूज मैंने चेंज करी हुई, यहाँ पे मीटर नहीं शायद सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, चेक कर लेना क्वेश्चन, बट अप्रोच जो है वो सेम लगेगी, शायद सेंटीमीटर ही, उसमें मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। तो आज का टॉपिक है कि अपन को आज का टॉपिक बेसिकली अपना बायोट-सावर्ट लॉ जो अपन ने पढ़ा था उसका एक एप्लीकेशन है। तो वो है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसको अपन को समझना है। सपोज ये एक अपना करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है, और ये ऑफ रेडियस r, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है x, और यहाँ पे dl वेक्टर है, मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट है dl, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है r वेक्टर। अब सपोज करना मतलब इमेजिन करना है थोड़ा सा, यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत काम आएगी। यहाँ पे जो करंट कैरिंग रिंग ली है वो बेसिकली करंट कैरिंग रिंग ऐसे है, ठीक है, उसमें ये ऐसी रिंग है सर्कुलर रिंग, उस पे करंट कैरिंग, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में तो मैं ऐसे ले नहीं सकता, तो ये जो रिंग है वो अपन को इमेजिन करना है कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है, वही उसी का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करना है अपन को कि जो करंट कैरिंग रिंग है वो ऐसी है, ठीक, और वो बोर्ड में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट अपन करेंगे। उस करंट कैरिंग रिंग में यहाँ पे डीएल है, ये ऊपर की तरफ डीएल है। अब ऊपर की तरफ डीएल लिया उसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन करते बनेगा कि इस डीएल के कारण जो पोजीशन वेक्टर होगा ये पॉइंट पी है, ठीक है, सपोज ये करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल है और उसका पोजीशन वेक्टर ये है यहाँ पे, तो जो उसको समझाते बेसिकली बनेगा, अगर अपन यहाँ लेंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, बोर्ड के बाहर की तरफ इस तरफ, ठीक है, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करते नहीं बनेगा, इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया है डीएल वेक्टर लिया है। अब देखो ठीक है, ये जो एंगल है सपोज सॉरी एक और चीज है इसमें, अभी मैंने बताया था आपको क्लास स्टार्ट में ही कि जो बायोट-सावर्ट लॉ है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट कैरिंग एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के प्लेन के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इस डायग्राम में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे आएगी, देखो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल, ठीक है, अब इमेजिन करना है थोड़ा, ये सर्कुलर रिंग है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल है, ठीक है, इसमें करंट कैसे बह रही है, इस तरह नीचे की तरफ बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है। इस ये डीएल एलिमेंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो किधर साइड आएगा, बाहर की तरफ आएगा, मतलब ये बोर्ड में क्या आएगा बाहर की तरफ आएगा, ठीक, ये आ गया बाहर की तरफ, और जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसा है ऐसा है, ठीक, तो अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इधर से इधर जाना है, ठीक है, इधर से इधर जाना है, इधर जाओगे तो डायरेक्शन किधर आ रही है अंदर की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन हो गई है अंदर की तरफ dv, ठीक है, ये सब आपस में परपेंडिकुलर है, ये याद रखना जरूर, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर और ये भी क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, सब परपेंडिकुलर है आपस में। अब यहाँ पे एक एंगल ले लो फाई, ठीक, अब फाई ले लिया तो ये जो एक्सिस है एक एक्सिस है यहाँ पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, 45। ठीक, अब जब ये एंगल 90 माइनस 5 है तो ये एंगल कितना होगा अगेन 5, क्योंकि ये पूरा कितना था 90 था, समझ में आ रहा है, ठीक है, यस सर, 5 हो गया, यस सर। ठीक, अब हाँ ठीक है ये 5 हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लो यहाँ पे डीएल, अब क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, तो इस अब यहाँ पे एक्सिस से एंगल बनाने कितना 5, तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक एलिमेंट एक कंपोनेंट होगा जिस एक्सिस से मतलब जिस एक्सिस से एंगल बना रही है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा dv cos phi हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dv sin phi,
ठीक, इसी तरीके से एक और करंट कैरिंग एलिमेंट ले लो, यहाँ पे डीएल है, इसमें भी सेम चीज वही करनी है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी डीबी, और ये भी एंगल यहाँ से कितना बनाएगा, फाई बनाएगा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और ये हो जाएगा डीबी साइन फाई। अब समझना थोड़ा, पॉइंट पी है। ठीक, अब देखो इस पॉइंट पी में बेसिकली क्या है, ये करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी केवल इन दो करंट कैरिंग एलिमेंट्स की वजह से नहीं होगी, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट्स इस रिंग में होंगे। ठीक है, तो बेसिकली समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो करंट कैरिंग एलिमेंट ले रहा हूँ, ये और ये। बाकी जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स का सम होगा। ठीक, इन दो करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे आएगी, देखो यहाँ पे dB cos फाई ऊपर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और dB cos फाई नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो किसके द्वारा दी जाएगी, dB sin फाई के अराउंड दी जाएगी। समझ में आ रही है ये बात, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। अब आपका एक क्वेश्चन और होगा कि सर यहाँ पे जो दो करंट कैरिंग, इस रिंग में अपन ने दो करंट कैरिंग एलिमेंट लिए डीएल, तो इसकी जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, dB sin फाई होगी या 2dB sin फाई होगी, बताओ। सर 2dB sin का 2dB sin 2dB। गलत है ना यार, कैसे गलत? अभी मैंने आपको समझाया कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में इनफिनाइट नंबर ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ना तो dB sin फाई होगी ना 2dB sin फाई होगी, वो होगी n मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इनटू dB sin फाई। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मतलब यहाँ पे dB sin फाई है, वो एक फॉर्मूला बनाने के लिए अपन लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखो सर अगर क्वेश्चन में पूछता है डायमेट्रिकली 2 पॉइंट्स होंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा सर 2dB sin। हाँ, अगर 2 पॉइंट पूछता है तो हो जाएगा। चलो, अब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आई वो किसके कारण आई, dB, ये x एक्सिस है, तो dB x इज इक्वल टू किसके कारण, dB sin फाई के कारण। अब देखना ये जो dB है इसका फॉर्मूला होता है म्यू 0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या है रेडियस r, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है कहां से आया। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट में है इस एलिमेंट के कारण। ठीक है, तो अब अगर हम इस ये dB की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dBx इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन x स्क्वायर sin फाई। अब देखो ये जो थीटा एंगल है ये किससे इसके बीच होता है, बताओ। ये जो थीटा एंगल है तो याद करो ना यार, ये जो थीटा एंगल सर r और dl, हाँ r और dl वेक्टर, r और dl वेक्टर, तो dl वेक्टर ये है, r वेक्टर ये है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। ये आप लोगों को yes, आप लोगों को तो ये क्लियर है ना कि ये dl और r वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल कैसे बना, ये क्लियर है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये क्लियर है। किसी को भी इसमें डाउट है कि dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल कैसे बना, तो बताओ मुझे, कोई है ऐसा? नहीं। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये इक्वेशन बन गई dBx इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई I dl sin फाई अपॉन x स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पे गलत हाँ गलत तो कर ही रहा हूँ, ये डिस्टेंस थोड़ी ना लेनी है, ये गलत कर तुम लोग बताते नहीं हो, पोजीशन वेक्टर लेना ना यहाँ पे। अब देखो ये ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल लो ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी, यहाँ पे देखो साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये फाई है, साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक। तो यहां से साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो कितना हो जाएगा dvx इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब देखना ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कैसे हो जाएगा वो, आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन नहीं होल ब्रैकेट 1/2। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस फॉर्मूला में, आर क्यूब दिया हुआ है, आर क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2। समझ में आया कैसे आई। अब इस वैल्यू को आर क्यूब की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये मिटा दूं, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना हो तो, Yes, sir. ठीक है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा dvx इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन ये इसकी वैल्यू रखनी है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक। ये जो होगा ये फॉर्मूला हो गया। अब ये dbx किसके कारण है, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण है, ठीक। db मतलब क्या है, db इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट dl। तो अपन को ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अगर b, तो वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, Integrate कर दे. ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब स्मॉल 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 वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना होता है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे आप तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब इसमें ये वैल्यू ये पूरा आई और आर कांस्टेंट है, ये आ जाएगा पूरा बाहर इसके, तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 होल मतलब इंटीग्रेशन डीएल। अब देखो ये डीएल क्या है, इस करंट कैरिंग सर्कल, ये जो करंट कैरिंग सर्कल होता है इसका एक पार्ट है, इस पूरे पार्ट का क्या मतलब, अगर इसको आप ऐड करते जाओगे, ये छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स यहाँ पे है, यहाँ पे इस पूरे सर्कुलर रिंग में इसको ऐड करोगे तो क्या है, ये बेसिकली इस करंट कैरिंग सर्कुलर Circumference. सरकमफेरेंस क्या, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। हाँ सरकमफेरेंस बेसिकली इसकी लेंथ है, तो डीएल की वैल्यू क्या रहेगी 2 पाई आर, यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल जो है वो 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो वो हो जाएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई आर 2 पाई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आ रही है बेसिकली, क्योंकि ये अपन रेडियस ले रहे हैं रिंग का, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। यहाँ पे देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया ना, 2 आया आई आर स्क्वायर
टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाएगी एट पॉइंट पी, वो किससे आएगी? इस फॉर्मूले से आएगी। इतना समझ में आया? इस यहाँ पे इतने में इस पॉइंट पे आने तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सॉरी स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपना जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे तो जो अपन ने डेराइव किया था वो सही था, लेकिन फिर जब इस फाइल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर इस कॉइल को आप बैटरी से लगाते हो, बैटरी में नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के बढ़ाते हो, तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगी B = μ0 NIR² अपॉन 2R² प्लस x² 3/2। तो पिछले वीडियो में क्या था, वहां पे तो नीचे सही फॉर्मूला था R² इंटीग्रेशन करने के बाद, लेकिन जो मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे R² नहीं किया था। ठीक है, तो ये है करेक्ट फॉर्मूला उसका। और ये जो n है वो क्या डिनोट करता है इस रिंग्स में? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया कि जिस प्रकार ये रिंग, ये एक रिंग है, ये एक रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? B = μ0 IR² अपॉन 2R² प्लस x² 3/2 ये होगी। इसी तरह नंबर ऑफ रिंग्स होंगी, n टर्न्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिंग्स का बढ़ाना। तो जितनी नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उतनी मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगा, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ रिंग्स। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं अपने कि पहला केस जो होता है केस 1 कि यहाँ पे व्हेन x = 0, x = 0 का कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, ये करंट कैरिंग रिंग है, इसके सेंटर पे यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो वहां पे जो है ये पॉइंट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी तो उसको अपन इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे B = μ0 NIR² अपॉन 2R² प्लस x² 3/2, इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे μ0 NIR² अपॉन 2R² 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो और ये R² से ये कैंसिल, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा μ0 NI अपॉन 2R। ठीक है, वो पिछली क्लास में गलत हो गया था क्योंकि यहाँ पे जो है R² नहीं रखा था, मैंने n कर दिया था। ठीक, अब जो सेकंड केस है, केस सेकंड में जब ये जो पॉइंट P है वो इस रिंग से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, ठीक है, ठीक, या बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है, तो उस केस में जो x की वैल्यू है दैट इज मच ग्रेटर देन r। ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मच ग्रेटर देन r है, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है उसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, r टेंड्स टू 0। ठीक है, तो R² जो होगा वो और स्मॉल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस R² की वैल्यू को अपन इस फॉर्मूले में अगर रखते हैं μ0 NIR² अपॉन 2R² प्लस x² 3/2 इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे r की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसको अपन लिखेंगे फॉर्मूला को μ0 NIR² 2 × x का क्यूब। ठीक है, ये x बचेगा, यहाँ पे r 0 हो जाएगा, ये x बचेगा, तो ये x से ये x, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा? r³। ठीक है, तो जो सेकंड केस होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब थर्ड केस देखते हैं अपन। थर्ड केस में बेसिकली ये है कि जब ये पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो इस रेडियस के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब जब कोई सपोज ये करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, इस P की जो डिस्टेंस है रिंग से वो किसके बराबर हो जाए? रिंग के रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए? r के बराबर हो जाए। तो केस 3 में अपन देखेंगे कि व्हेन x = r। ठीक,
उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, तो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। यहाँ पे x की जगह r रख दो आप, तो ये हो जाएगा म्यू 0 n I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2r स्क्वायर 3/2। ठीक, अब ये r का है तो ये r से ये r कैंसिल हो गया, लेकिन ये r जो है इसका मल्टीप्लिकेशन 3/2 और ये 2 का भी मल्टीप्लिकेशन इंटू 3/2 हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट जो बनेगा वो होगा n I r स्क्वायर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3/2 इंटू r क्यूब, ये r से ये r गया तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू 0 n, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू 0 n I 2 1 प्लस 3/2, यहाँ पे r बचा, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा म्यू 0 n I अपॉन 2 रेज टू द पावर 5/2 r। तो ये 3 केसेस थे अपने, और पिछली वाली क्लास के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि वहां पे अपन ने डिराइव तो सही किया था, लेकिन जब उसको नेक्स्ट उसमें लिखा था उसके फर्दर इंटरप्रिटेशन के लिए तो वहां पे गलत हो गया था। चलो, थैंक यू।